हेलो। ओके। गुड आफ्टरनून बच्चों। इधर आवाज बंद करके बैठो। और तुम तीनों चारों एक साथ मत बैठो, उठ जाओ वहां से। अलग अलग जगह बैठ जाओ। या तो अपने हिसाब से बैठ जाओ या मैं बिठा देता हूँ। साथ में मत बैठो। इधर उज्जवल मधुर, तुम भी साथ मत बैठो, उठ जाओ वहां से। तुम यहाँ साइड से उठ जाओ। तुम यहाँ आगे आ जाओ। उज्जवल तुम उधर निकल जाओ। मधुर तुम इस साइड हो जाओ। तो बच्चों, लास्ट टाइम पे हम स्टैंडिंग वेव्स पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम होमवर्क वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, फिर आगे की चीजें देखते हैं। बच्चों, सबसे पहले जो सीट नंबर 3 है, याद रहे अब किसी की भी आवाज नहीं आए। ठीक है। इधर तुम भी, तुम्हारी आवाज आती रहती है। तुम वहां से उठ जाओ। तुम इधर फर्स्ट बेंच पे आ जाओ। उठ जाओ वहां से। ठीक है। इधर तुम लोग भी समझ लो, आवाज नहीं आए। बैठ जाओ इधर। तो अब देखें सीट 3। इसमें बच्चों शायद से मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे। मैं एक बार आंसर्स लिख रहा हूं। फर्स्ट का आंसर 7, 1A का ए। बच्चों थर्ड, इसमें आंसर बॉम्बे। फोर्थ में आंसर बॉम्बे। फिफ्थ में सी। इसमें से कुछ हम कर चुके हैं। सिक्स्थ बी। सेवंथ सी। एट्थ सी। नाइन्थ सी। 10th बी। 11th डी। एक बार बच्चों पहले आंसर्स देख लो, फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ, तुम सीधे बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं? तुमसे कह रहा हूँ, कोई चप्पल अप्पल तो नहीं उठाएगा? ओके। तो खैर, अब बच्चों समझो। इधर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें किसी को तकलीफ? फर्स्ट में किसी को भी तकलीफ? ठीक है। सेकंड में कोई तकलीफ? ठीक है। थर्ड में कोई तकलीफ? ठीक। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, सेवंथ, एट्थ। एट्थ बच्चों। एट्थ। बच्चों देखो, मान लो 4 और 3 दो वेक्टर है। 0 डिग्री पे कितना होगा? 7। 180 डिग्री पे 4 - 3 1। 90 डिग्री पे 4² + 3² 5। कुछ और एंगल पे कुछ और। तो जब तक हमें फेज डिफरेंस नहीं पता हो, हम नहीं बता सकते कि भाई क्या एम्पलीट्यूड होगा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी इस चीज पे डिपेंड करती है कि भाई उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या। हाँ, अब समझो। देयर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी ट्वाइस। अगर 0 डिग्री होगा तो ट्वाइस होगा, हमें पता है थोड़ी 0 है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ट्वाइस। 0 डिग्री दिया थोड़ी है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल डिपेंड ऑन फेज एंगल, सही है। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, वो सही है। फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड विल डिपेंड अपॉन फेज एंगल, गलत है। इधर आवाज बंद करके बैठे। तो अब समझो, फेज एंगल पे तुम्हारा एम्पलीट्यूड डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। ठीक है, आंसर चेन्नई। नाइन्थ में कोई दिक्कत? 10th, 11th। बच्चों 11 तक शायद कर लिए होंगे। 11 शायद लास्ट में कर लिया था। ओके। इसके अलावा मुझे बताओ, इसके बाद से मैंने कुछ दिया था क्या? नहीं, ठीक है। स्टैंडिंग वेव में शायद मैंने इक्वेशन निकलवा दी थी, वहां तक मैंने बता दिया था। ठीक है। उसके बाद की चीजें अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, उस पर अच्छे आते हैं।
मधुर, डिस्कशन मत करो। ओके, अब बच्चों हम आते हैं, स्टैंडिंग वेव्स हमने डिस्कस किया था, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी बनती है, पहली पॉसिबिलिटी कुछ इस तरह से बन जाती, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज थी, बच्चों बताओ, दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई टू, दो एंटी नोड्स, नोड एंड एंटी नोड। तो बच्चों ये हम आगे काफी ज्यादा यूज करेंगे, दिमाग में रहना चाहिए। दो कंसेक्यूटिव नोड्स या एंटी नोड्स लैम्डा बाई टू, नोड एंड एंटी नोड लैम्डा बाई फोर। अब इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग कुछ प्रॉपर्टीज और थी, all particle crosses their mean position simultaneously with different velocity। तो सब एक साथ क्रॉस करेंगे बट वेलोसिटी अलग अलग। इधर ऑल पार्टिकल सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगे बट एम्पलीट्यूड अलग अलग। बच्चों बताओ सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड किसका होता है, उसे क्या बोलते हैं, एंटी नोड, और सबसे कम नोड। तो नोड से एंटी नोड तक एम्पलीट्यूड बढ़ता है फिर कम होता है, ठीक है। दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में देखोगे सब एक साथ नीचे सब एक साथ ऊपर, तो सेम फेज। नोड्स के इधर उधर वो ऐसे फिर ऐसे अपोजिट, वही है। मैंने बताया था नोड पे स्ट्रेन सबसे ज्यादा, एंटी नोड पे सबसे कम। सेम, नोड के थ्रू और एंटी नोड के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर जीरो। तो अब बच्चों याद करो क्लासिफिकेशन, इधर क्लासिफिकेशन, सबसे लास्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दो तरह से थी, ट्रेवलिंग एंड स्टैंडिंग। ट्रेवलिंग वेव मीडियम में एनर्जी ट्रांसफर करेंगी, स्टैंडिंग वेव में एक पर्टिकुलर रीजन में एनर्जी फिक्स रहेगी। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ये दिया कि पूरी क्लास में कोई भी कहीं से कैसे भी पेन कॉपी सब कुछ एक्सचेंज कर सकता, तो ये एक तरीके से ट्रेवलिंग वेव मान लो, हर तरफ एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता। अब मैंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि एक बेंच वाले आपस में भले ही एक्सचेंज कर सकते हैं बट आगे पीछे और किसी बेंच से एक्सचेंज नहीं होगा। तो ऐसा कुछ स्टैंडिंग वेव में होता, स्टैंडिंग वेव ऐसी बन गई, ये स्टैंडिंग वेव, ये तुम्हारा नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड। बच्चों बताओ नोड से कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है, बोलो बच्चों, जीरो। एंटी नोड से, तो ये तुमने गेट लगा दी, बंद कर दिए, इनसे कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती। अब इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे एक बेंच पे मान लो चार बच्चे बैठे हैं, तो ऐसे इसमें चार पार्टिकल्स हैं, ये आपस में एनर्जी पेन पेंसिल कॉपी वगैरह एक्सचेंज कर रहे हैं बट इधर नहीं देंगे। ऐसे ही यहाँ चार पांच स्टूडेंट या बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये आपस में इधर उधर कुछ भी एक्सचेंज करते रहेंगे बट उधर ट्रांसफर नहीं करेंगे। सेम यहाँ एक गेट लग गया, तो ये आपस में कुछ भी एक्सचेंज करते रहेंगे बट उधर ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो ये फर्क होता है स्टैंडिंग वेव और ट्रेवलिंग वेव में। स्टैंडिंग वेव में एक पर्टिकुलर रीजन, इतने पार्ट की एनर्जी फिक्स हो गई, ये आपस में कुछ भी करते रहे पर इधर उधर ट्रांसफर नहीं करेंगे, जबकि ट्रेवलिंग में वो पूरे मीडियम में ट्रांसफर करते। ये फर्क रहता है स्टैंडिंग एंड ट्रेवलिंग वेव में। समझ पाए बच्चों। रियल लाइफ में स्टैंडिंग वेव का अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे बांसुरी है, गिटार है, बांसुरी से जो साउंड प्ले होती है वो उसमें स्टैंडिंग वेव जैसा ही बनता है। गिटार में तुम उसके वायर्स को वाइब्रेट कराते हो, वो भी एक तरीके से स्टैंडिंग वेव्स ही बनती है। जैसे याद करो हम रस्सी को ऐसे ऑसिलेट करा रहे हैं, गिटार में भी ऐसी रस्सी होती है ऑसिलेट होती है, तो उससे भी स्टैंडिंग वेव्स ही बनती है। इतना समझ पाए। अब इसकी इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने बताया था दो एक जैसी वेव अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हूं,
जब सुपर इम्पोज करती हैं तब जो वेव बनती है उसे क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव। बच्चों बताओ, दो वेव हैं, एम्पलीट्यूड सेम है, के सेम है, ओमेगा ऊपर वाली किस डायरेक्शन में जा रही है, नीचे वाली, तो ठीक है स्टैंडिंग वेव बना सकते हैं। अब साइन सी प्लस साइन डी का हम फॉर्मूला लगाएंगे, फाइनल आंसर बच्चों ये आ गया था। फाइनल आंसर 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ठीक है, 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी बच्चों ये आया था, याद आया? ठीक है, अब इसमें ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड एट लोकेशन एक्स, और इस वाले पार्ट को एसएचएम, इसकी वजह से वो ऑसिलेट करता है। इतना बच्चों और कंप्लीट कर लो फिर हम डिस्कस करते हैं। बच्चों यहां तक समझे? अब बच्चों एक बार फिर इधर देखना, मान लो मैं इसे ऐसे ऑसिलेट करा रहा हूं इस साइड, बच्चों ऐसे ऑसिलेट करा रहा हूं, जो दोनों पॉइंट्स मेरे हाथ में हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं क्या? उनका एम्पलीट्यूड कितना है, जीरो। और सबसे ज्यादा डिस्टेंस से कौन ऑसिलेट कर रहा है, बीच वाला, उसे क्या बोलते हैं, एंटी नोड। मान लो बच्चों उसका 10 है, वो 10 से ऊपर और 10 से नीचे हो रहा है, तो उसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 10। ये समझ गए? अब वापस बच्चों ध्यान से समझना, देखो अभी जो मैंने तुम्हारे सामने ड्रॉ किया था उस पर फोकस करो। ये नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, ये 10 से ऊपर गया तो नीचे किससे जाएगा, 10 से, तो इसका एम्पलीट्यूड 10, इसका 0। ये मान लो 1, ये ऐसे अप एंड डाउन हो रहा है तो इसका 10 है, हो सकता है इसका 2 हो। ये पार्टिकल 2, हो सकता है इसका 5 हो। ये पार्टिकल 3, हो सकता है इसका 8 हो। तो यहां अलग अलग पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है और वो उसी से फिक्स ऑसिलेट करेगा। ये पॉइंट समझे? जबकि ट्रेवलिंग वेव में ऐसा नहीं था। ये रही ट्रेवलिंग वेव, मान लो ये 5 है तो सबका एम्पलीट्यूड 5 है। जैसे वो रस्सी वाला सिमुलेशन याद करो, इधर वो नीला वाला मोती 5 ऊपर गया है तो आगे नीला वाला भी 5 जाएगा, लाल वाला भी 5 जाएगा, और वाले भी सब 5 जाएंगे। तो वही जो मैंने वेव सिमुलेशन बताया था, नीला वाला अगर ऊपर 5 जा रहा है तो लाल वाला भी 5, उसके आगे लाल वाला भी 5, आगे नीला वाला भी 5, सब 5 तक ही ऊपर जाएंगे। जबकि इसमें ये 10 जा रहा है तो हमेशा ही 10 जाएगा, ये 8 है तो 8 ही जाएगा, ऐसा नहीं थोड़ी देर बाद 10 हो जाए, ये 5 ही रहेगा। तो यहाँ हर पॉइंट का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है, जबकि ट्रेवलिंग में सबका एम्पलीट्यूड सेम होता है। यहाँ किसी पॉइंट का एम्पलीट्यूड लिखना हो तो हम इससे लिख सकते, जैसे मैंने बोला ये x इक्वल टू 3 पे है, इसका एम्पलीट्यूड बताओ, यहां रख दो। ये x इक्वल टू 5 पे है, इसका एम्पलीट्यूड बताओ, यहां 5 रख दो। बच्चों ये पॉइंट समझ पाए? इसमें अभी किसी को तकलीफ? ठीक है, ये हम कर चुके हैं, इसे मैं हटा रहा हूं। ठीक है, अब वापस ध्यान से समझो, देखना बच्चों लिखना नहीं केवल समझना है। बाई 1 4 साइन 6 पाई टी 4 पाई एक्स, y2 4 साइन 6 पाई टी 4 पाई एक्स,
बच्चों बताओ, पहले का एम्पलीट्यूड, बोलो बच्चों, पहले का एम्पलीट्यूड, दूसरे का 4, दोनों के ओमेगा सेम है, के सेम है, अपोजिट में जा रहे हैं, तो क्या ये स्टैंडिंग वेव बनाएंगे? बिल्कुल सही है। अब इधर आ जाओ, वाई आर, अगर मैं लिखता हूं तो ध्यान से देखना, 2a साइन के एक्स कॉस 6 पाई टी। यहां तक की कहानी क्लियर है? ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरह से तुमसे पूछे जाते हैं उस पर तुम आओ। बच्चों तुम्हें ये इक्वेशन दे देंगे और तुमसे पूछेंगे इनके पार्टिसिपेटिंग वेव के एम्पलीट्यूड बताओ, इनके पार्टिसिपेटिंग वेव के एम्पलीट्यूड बताओ। तो बच्चों बताओ, यहां क्या लिखा है? 8। पार्टिसिपेटिंग वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा? 4। अब समझो, मान लो यहां मैंने 12 लिखा, तो पार्टिसिपेटिंग वेव का एम्पलीट्यूड 6। 120 लिखा, 60। मान लो यहां ए लिखा, a/2। समझ गए बच्चों? तो यहां जो भी लिखा होगा उसका आधा पार्टिसिपेटिंग वेव का एम्पलीट्यूड होगा। ये चीज दिमाग में सेट हो गई? कोई तकलीफ? ठीक है। अब वापस समझो। बच्चों बताओ, यहां टी के साथ क्या है? टी के साथ वैल्यू क्या है उसकी? 6 पाई। यहां टी के साथ 6 पाई। ठीक है। अब समझो, तुम्हें ये वाली इक्वेशन देंगे और पूछेंगे पार्टिसिपेटिंग वेव का ओमेगा बताओ। आंसर क्या होगा? 6 पाई। यहां भी टी के साथ में 6 पाई है, वहां भी वही है। तो फिर बताओ, पार्टिसिपेटिंग वेव का ओमेगा बताओ, क्या आंसर होगा? 6 पाई। ये पता चल गया। फ्रीक्वेंसी बताओ क्या होगी? फ्रीक्वेंसी पार्टिसिपेटिंग वेव 3। टाइम पीरियड बताओ, 1/3। अब यहां बताओ के क्या है? 4 पाई। यहां भी 4 पाई। के क्या होता है? तो लैम्डा कितना आ गया? 0.5। तुमसे कहेंगे पार्टिसिपेटिंग वेव की वेवलेंथ बताओ, आंसर कितना आएगा? तो उसी तरीके से निकाल सकते। ऐसे बच्चों समझो, तुमसे पूछते हैं पार्टिसिपेटिंग वेव की स्पीड बताओ, यहां से क्या आएगी? दिस बाई दिस, 3/2। और यहां से निकालो 3/2। समझ गए? अब एक एग्जाम्पल लिखो। बच्चों एग्जाम्पल ऐसे लिख लो, इधर एग्जाम्पल, इक्वेशन, इधर डिस्कशन मत करो, कल भी तुम्हारी जगह बदली थी, आज फिर बदलनी पड़ेगी, ध्यान रखो भाई। इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव is given by, equation of standing wave is given by y equal to, y equal to 5 cos 6 pi x plus 30 degree into sin 4 pi t plus 50 degree। Equation of standing wave is given by 5 cos 6 pi x plus 30 sin 4 pi t plus 50 डिग्री। आगे इसमें लिख लो, कैलकुलेट फॉलोइंग, कैलकुलेट फॉलोइंग फॉर पार्टिसिपेटिंग वेव्स, कैलकुलेट फॉलोइंग फॉर पार्टिसिपेटिंग वेव्स। फर्स्ट एम्पलीट्यूड, सेकंड ओमेगा, थर्ड फ्रीक्वेंसी, फोर्थ
टाइम पीरियड, फिफ्थ के, सिक्स्थ वेवलेंथ, सेवंथ वेव स्पीड वीडब्ल्यू। बच्चों बहुत सिंपल सा है, एक बार लिख लो फिर मैं चेक कराता हूं। इधर इधर फोकस करो। बच्चों बताओ पार्टिसिपेटिंग वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा? बोलो बच्चों। आवाज नहीं आई बच्चों। 5/2 यानी कि 2.5। बताओ ओमेगा। ओमेगा बच्चों, ओमेगा 4 पाई। टी के साथ वाला ओमेगा होता है ना कि एक्स के साथ वाला। टी के साथ वाला ओमेगा होता है, एक्स के साथ वाला कौन होता है? के। तो टी के साथ में तुम्हारा 4 पाई है। अब बताओ फ्रीक्वेंसी। बोलो बच्चों। 2। 4 पाई इक्वल टू 2 पाई एफ। बच्चों डायरेक्ट कर रहा हूं, समझ तो पा रहे हो? टाइम पीरियड 1/2 के, 6 पाई। वेवलेंथ देखो 6 पाई इक्वल टू 2 पाई/लैम्डा। लैम्डा कितना आ गया? 1/3। ठीक है। अब वेव स्पीड, तो जैसे वहां था कोफिशिएंट ऑफ टी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सेम फंडा यहां लगाओ। कोफिशिएंट ऑफ टी दैट इज 4 पाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 6 पाई, 2/3। बच्चों ये चीज समझे? कोई भी तकलीफ इसमें? ठीक है। तो अगर वो कुछ भी चीज पूछता है तुम इस तरह से निकाल पाओ। बच्चों बताओ यहां वेवलेंथ कितनी आई? बच्चों किसी भी पार्ट में किसी को डाउट? हाँ बोलो, अगर कुछ पूछ रहे हो, कुछ डाउट हो पूछो आराम से। हाँ बच्चों, कहीं कोई दिक्कत? अब कुछ क्वेश्चन के आंसर दो। बच्चों वेवलेंथ कितनी आई? कितनी आई? 1/3। अगर तुमसे पूछते हैं दो कंजिक्यूटिव नोड्स, दो कंजिक्यूटिव नोड्स के बीच की डिस्टेंस बताओ, क्या होगी? λ/2। तो 1/3, देखो λ/2 होती है, तो 1/3/2 1/6। दो कंजिक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? कोई तकलीफ? वही रहती है। कंजिक्यूटिव नोड्स एंड एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस 1/3/4 1/12। कोई तकलीफ? ये चीज समझ गए? अब फिर समझो बच्चों, इधर देखो। मैंने जो स्टैंडिंग वेव बताई थी उसको ध्यान करो। 2a sin kx cos ओमेगा टी, याद आया? कोई तकलीफ? अब बच्चों ये और ये मैच नहीं कर रही, लेकिन ये भी स्टैंडिंग वेव है। तो कई बार तुमसे पूछते हैं इनमें से कौन सी स्टैंडिंग वेव है, कौन सी स्टैंडिंग वेव है? कैसे पता करोगे? फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, एक के एक्स का टर्म एक ओमेगा टी का। ऐसा नहीं कि बिल्कुल टू कॉपी मैच करे। साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, तो अब समझो, हो सकता है उसमें कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी हो, तो भी स्टैंडिंग वेव है। हो सकता है साइन के एक्स साइन ओमेगा टी हो, तो भी स्टैंडिंग वेव है। हो सकता है कुछ 30-40 ऐड हो जाए तो भी स्टैंडिंग है। ये सब स्टैंडिंग होते हैं। ट्रेवलिंग वाली कौन सी होती है? जिसमें फॉर्मेट ऐसा हो कि एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, ये ट्रेवलिंग होगी। कनेक्ट कर पाए? तो ऐसा नहीं कि वही स्टैंडिंग होती है, उसके जैसी सभी स्टैंडिंग वेव होती है। अभी ये क्लियर है? अब जो मैंने तुम्हें एक डीपीपी दिया है उसे तुम निकालो।
उसमें बच्चों मुझे बताओ, 12th हम कर चुके हैं क्या बच्चों? क्वेश्चन देख के बताओ, 12 कर लिया? सीट 3, सीट 3, 12 हमने कर लिया क्या? ठीक है, 13 अटेम्प्ट करो। स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव सेम होती हैं, ध्यान रखना। स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव सेम होती है। बोलो बच्चों क्या आंसर होगा? बच्चों ये फॉर्मेट अपना स्टैंडिंग वेव का है, इसमें के एक्स माइनस बी टी वाले टर्म है, ये नहीं है। इसमें भी वही ओमेगा टी के एक्स नहीं है, इसमें भी के एक्स उस फॉर्मेट है, नहीं है। आंसर बच्चों आगरा। क्लियर है? अब 14 देखो बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन नोड्स एंड नेक्स्ट एंटी नोड। तो दो कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस पूछी है, लिख लो फटाफट। सही है बच्चों। देखो x के साथ वाला होता है k, जिसका हो जाए बच्चों वो कंटिन्यूएशन में आगे ट्राई कर सकता है। तो 2 पाई बाई लैम्डा के, और वो है पाई बाई 15, पाई पाई कट गए, लैम्डा 30 आ गया। बच्चों लैम्डा 30 है, नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा/4, तो 30/4, 7.5, ये आंसर। हमने लैम्डा निकाला, वो निकल आया। अब बच्चों 16 17 ये होमवर्क में रख लो, 18 अटेम्प्ट करो। 16 17 15 शायद हम कर चुके हैं, ऐसा मुझे याद आ रहा है। 15 शायद हमने कर लिया है। 16 17 होमवर्क में रख लो, इसी पैटर्न के हैं। अब 18वां करो। 19 शायद हम कर चुके हैं, तो 18 और 20 कर लो, 18 एंड 20। बच्चों ऐसी वेव चाहिए जिससे जीरो पे नोड्स मिले, स्टैंडिंग वेव। तो बच्चों बताओ, स्टैंडिंग वेव के लिए वेव को सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए या अपोजिट? अपोजिट। बताओ ये वाली कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? बोलो बच्चों कहाँ जा रही है? -x। तो दूसरी किस में जानी चाहिए? +x। ये किस में जा रही है? -x, +x, -x, +x। तो माइनस वाले तो चले गए, इन दोनों में से चाहिए। समझे? अब थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर देखते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जानी चाहिए। अब देखो, हमें जीरो पे नोड चाहिए, तो इसमें जीरो रखते हैं, ए कॉस ओमेगा टी। ये तो गलत ही है, इन्हें छोड़ दो, इसमें जीरो रखो, जीरो। -a कॉस ओमेगा टी, इसमें जीरो रखो, ए साइन ओमेगा टी माइनस का। ठीक है? इधर बच्चों अब समझो, बच्चों दो वेव्स, दोनों से मिला के तुम्हें स्टैंडिंग वेव बनाने, ये तुम्हारे एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझो। दोनों से मिला के तुम्हें स्टैंडिंग वेव बनानी, स्टैंडिंग वेव बनानी है, तो पहली बात वो अपोजिट डायरेक्शन में जानी चाहिए, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। अब हमें जीरो पे नोड चाहिए। बच्चों बताओ, नोड का डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है? नोड का एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है? जीरो। तो ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जो हमेशा जीरो रहे, हमेशा जीरो रहे। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, बताओ क्या मिलेगा? इन दोनों को जोड़ूंगा क्या मिलेगा? जीरो। लेकिन इसको जोड़ने पे जीरो मिलेगा। तो हमेशा नोड तुम्हें इन दोनों से मिल सकता, इन दोनों से मिल सकता है,
तो तुम्हारे पास आंसर ये हो जाएगा, ये गलत। अब बताओ बच्चों, कोई तकलीफ? देखो, पहली बात, अपोजिट डायरेक्शन में जानी चाहिए। ये जा रही है -x में, तो उसे जाना पड़ेगा +x में। +x में ये दो ही जा रही। अब x = 0 पे नोड चाहिए, उसमें 0 रखा, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये बचे। नोड का मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। इन दोनों को जोड़ोगे, 0 मिल रहा है। इन दोनों को जोड़ने पे 0 नहीं मिल रहा है, तो आंसर ये वाला। अभी बच्चों ये समझे? अब जो एक और क्वेश्चन बच रहा है 20 नंबर, उसे कर लो। 20 नंबर। मधुर, वापस तुम बातचीत कर रहे हो, फिर मुझे यहाँ बिठाना पड़ेगा। अब इसे देखो बच्चों, अभी अभी बच्चों मैंने बताया था ये चीज क्या होती है। याद करो, ये चीज क्या होती है? बोलो बच्चों, अभी अभी लिखवाया था, एम्पलीट्यूड। एक्स लोकेशन पे एम्पलीट्यूड, और तुमसे 5 पे एम्पलीट्यूड पूछा है। बताओ क्या आ रहा है? अभी अभी सिखाया है, ये एम्पलीट्यूड है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड। सही है बच्चों, देखो यही चीज तुम्हारा एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड अगर मैं लिखूंगा 4 sin πx/15, देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? एम्पलीट्यूड। तो इनडायरेक्टली 5 पे एम्पलीट्यूड पूछा है, तो 4 sin π/15, और यहां 5 रखोगे, π/3 60। sin 60 क्या होता है? तो 2√3, खत्म। समझ गए बच्चों? बोलो इसमें कोई तकलीफ हो? ठीक है। अब बच्चों देखते हैं, बच्चों इसको किसी ने पहले कभी देखा है? जिसने देखा हो, ऐसे नहीं, हैंड राइज करे और मुझे बता। हाँ, तुमने कहाँ देखा है? ओके, तुम बताओ। ठीक है, और हैंड राइज करे। ठीक है, और चलो ठीक है, वो ठीक है, पर देखा कहाँ है या यूज किया हो कहीं? ठीक है चलो, और चलो अब इधर आओ। बाई चांस, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, समझो। इधर बच्चों देखो, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, पहली बार इधर, इधर बच्चों समझो। पहली बार मैंने इसे कॉलेज में देखा था 2005 में, फर्स्ट ईयर में। जस्ट काफी सारी, जैसे उस समय काफी रैगिंग चलती थी, तो एक चीज बोली जाती है एमआर। एमआर का मतलब होता है, एक शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मौत की रात, ठीक। एक बोलते हैं मास रैगिंग, ठीक। तो अब तो खैर वो खत्म हो गई है, तो उसमें ये रहता था कि उसके बाद आपको फ्री कर दिया था, उसके बाद आपकी कोई रैगिंग वैगिंग नहीं रहती है। उसमें बहुत तबीयत से रैगिंग ली जाती है। तो उसमें ये रहता है कि हर एक, मान लो बंदे पे करीब 400-500 चांटे पड़ जाते हैं। तो मुझे याद है उसमें लगभग लगभग ऐसे ही सबके पड़े थे, मेरे भी पड़े थे। तो एक कान से सुनना बंद हो गया था, तो एक कान से सुनना बंद हो गया था। तो एक ईएनटी डॉक्टर के पास गए थे, तब उसने पहली बार ये यूज किया था, तब मैंने देखा था। तो खैर मेरा पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट ये है, समझो, अगर आप में से कोई एएनटी डॉक्टर के पास गया हो, कान वान चेक कराते हैं, तब भी इसका यूज किया जाता है। अगर किसी ने देखा हो, नहीं देखा, खैर मैंने कई बार देखा है, मतलब कई बार
खुद के लिए भी देखा है और बाद में भी एक आध के साथ देखा है। खैर टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक ये है, समझो। इसको अगर हम हिट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रोंग्स। प्रोंग्स, ठीक ना। इसको हम बोलते हैं प्रोंग्स, ठीक है। तो मान लो जैसे अगर मैं इसको ऐसे हिट कर रहा हूं, तो जैसे अगर देखोगे तो कान पे साउंड आती है, ठीक है ना। तो बहुत कम साउंड रहती है, कान के पास ही सुनाई देगी, समझो। तो ये चीजें प्रोंग्स, जैसे ही हिट करते हो ये ऐसे ऑसिलेट करते हैं, बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं, दिखाई नहीं देंगे। इस पे बच्चों देखोगे तो यहां एक नंबर लिखा रहता है, आप पढ़ के बताओ क्या लिखा है। तो बच्चों जैसे इस पे 288 लिखा है, इसका मतलब ये है अगर तुम इसे हिट करोगे तो ये 288 फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा। तो इससे जो साउंड जनरेट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी 288 होगी। ये चीज समझ गए। अब वापस देखो बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो, बहुत ध्यान से देखोगे, ये बिल्कुल ऐसे रखे, दो ट्यूनिंग फॉर्क हैं, एक इधर एक इधर। कौन सा बड़ा दिख रहा है? ये वाला बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है। अब बहुत ध्यान से मान लो ये बड़ा था, ये छोटा। अब इसको रीड करो, ये कितना है? ये देखो, ये 288, ये 256। तो जो ये बड़ा है उसकी फ्रीक्वेंसी है 256, जो ये छोटा है उसकी फ्रीक्वेंसी 288। तो पॉइंट मेरा क्या है वो समझो। जो बड़ा आर्म्स का है या बड़े प्रोंग्स का है उसका इनर्सिया ज्यादा होता है। इनर्सिया ज्यादा होने की वजह से वो मुश्किल से ऑसिलेट करेगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम। छोटे वाले का इनर्सिया कम है, आसानी से ऑसिलेट करेगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो बच्चों बताओ, बड़ा और छोटा किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, बड़े वाले की या छोटे वाले की? बड़े वाले की कम है क्योंकि उसका इनर्सिया ज्यादा है। तो बच्चों, छोटे वाले की फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा? बोलो बच्चों, आवाज नहीं आई। छोटे वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा। दिमाग में आ गया? अब समझो, इसको सपोज ऐसे घिस दिया। घिसने से इनर्सिया कम हो जाएगा। इनर्सिया कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बढ़ेगी। तो बताओ, घिसोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, घिसने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इस पे कुछ टैप चिपका दिया या मोम चिपका दिया, तो बताओ इनर्सिया बढ़ेगा या कम होगा? बोलो बच्चों, वैक्स या टैप चिपका दिया, इनर्सिया बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी कम। तो कंक्लूजन, एक बड़ा ट्यूनिंग फॉर्क और एक छोटा ट्यूनिंग फॉर्क, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी? छोटे वाले की, क्योंकि उसका इनर्सिया कम है। अगर हम उससे घिसेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या कम होगी? घिसने से, घिसने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। मोम या टैप चिपका रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कम होगी। एक और फैक्ट याद रखना है, मे बी तुमने इलास्टिसिटी में पढ़ा हो, गर्म करने से यंग मॉड्यूलस या इलास्टिसिटी कम होती है कि बढ़ती है? कम होती है, ठीक है। तो गर्म करने से चीजें सॉफ्ट हो जाती हैं, यंग मॉड्यूलस या इलास्टिसिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी कम हो जाती। तो अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इलास्टिसिटी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। समझ गए? तो अब बच्चों हेडिंग लिख लो, ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क, इसमें बच्चों आप लिख लो ट्यूनिंग फॉर्क। ये दो ट्यूनिंग फॉर्क है, इसमें ये बड़ा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम, तो F2 कम, F1 ज्यादा। F2 कम, F1 ज्यादा। अब मैंने बताया, अगर हम इस पे कुछ वैक्स या टैप लगाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। इसको घिस देंगे तो पिच और फ्रीक्वेंसी एक ही बात होती है,
बच्चों पिच और फ्रीक्वेंसी एक ही बात है, वो बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, क्योंकि इलास्टिक प्रॉपर्टी कम हो जाती है। इतना कर लो। हाँ, अब वो तो ट्रीटमेंट चलता है, हो जाता है वो, छोड़ो। खैर अभी इधर आ जाओ। हाँ, पेरेंट्स वगैरह को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ठीक है। हाँ, नहीं देखो, हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं। मैं मानता हूँ उसके कई सारे नुकसान रहते हैं, लेकिन हर चीज के फायदे रहते हैं। वो बाद में पता चलता है, अगर लिमिटेड वे में कोई भी चीज रहे। ठीक है, कुछ नुकसान मेरा हुआ, बट मुझे पता है कि कुछ फायदे भी रहते हैं। तो खैर अभी उसमें डिस्कशन करने का मतलब नहीं है, आगे चलते हैं। इधर बच्चों वापस आ जाओ। ओके बच्चों, इतना नोट कर लिया, कर लो। इधर अब जैसे बच्चों स्टैंडिंग वेव्स के बारे में हमने सीखा, याद करो जो मैंने इधर तुम लोग एक वीडियो दिखाया था, उसमें एक सिंगल लूप में वो ऑसिलेट कर रहा। वो तो मान लो मैंने स्प्रिंग से भी तुम्हें बता रखा है। फिर दो लूप में ऑसिलेट कर रहा, वो मैंने तुम्हें वीडियो बताया था, क्योंकि वो कर पाना पॉसिबल नहीं है। तीन में ऑसिलेट कर रहा हो, चार में ऑसिलेट कर रहा हो, वो मैंने तुम्हें वीडियो के थ्रू बताया था। उन्हीं को हम कुछ टेक्निकल नाम देते हैं। जो सिंगल लूप में ऐसे ऑसिलेट करता है, या जो मैंने तुम्हें दिखाया था, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट हार्मोनिक। ऐसे दो लूप बना के जो ऑसिलेट कर रहा हो, उसको हम नाम देते हैं सेकेंड हार्मोनिक। जो तीन लूप बना के ऑसिलेट कर रहा हो, उसको थर्ड हार्मोनिक। कई बार उसको तीन लूप पे भी बोल देते हैं कि तीन लूप में ऑसिलेट कर रहा है। कई बार उसको तीन सेगमेंट्स भी बोल देते हैं कि तीन सेगमेंट्स में ऑसिलेट कर रहा है। तो वो हमने रस्सी के लिए पढ़ा था। रस्सी के लिए, समझ पाए बच्चों? रस्सी के लिए मैंने आपको वीडियो भी बताया था। अब रस्सी को जब हम ऐसे ऑसिलेट करते हैं, तो साउंड निकलती है। जैसे गिटार है, उसमें वायर है, ऑसिलेट कर रहा, उससे साउंड निकलती। तो उसकी ट्यून्स को मान लो हमने अलग अलग नाम दे दिया, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। अब ऐसे ही एक चीज होती है ऑर्गन पाइप। क्या बोलते हैं? ऑर्गन पाइप, बांसुरी। तो बांसुरी अगर हम टेक्निकली देखें तो उसको ऑर्गन पाइप मान सकते। तो बच्चों ये एक ऑर्गन पाइप मान लो। ये क्या है? ऑर्गन पाइप। इसको देखोगे यहां से बंद है, दिख रहा है बच्चों? यहां से ये बंद है, यहां से ये खुला है। तो बच्चों ये एक जगह खुला है, एक जगह बंद, एक जगह बंद, एक जगह खुला। इस तरह के पाइप को हम बोलते हैं बंद ऑर्गन पाइप। क्या बोलते हैं? बंद ऑर्गन पाइप या क्लोज ऑर्गन पाइप। बच्चों टेक्निकल यही रहता है, समझो। एक जगह खुला है, एक जगह बंद, एक जगह खुला, एक जगह बंद, इसको हम बोलते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप, बंद ऑर्गन पाइप। जनरली ये बोलते हैं। ठीक है। अब मान लो, अगर मैं और एग्जांपल लूं, जैसे यही बांसुरी मान लो। अब बांसुरी में देखोगे यहां से खुली है, यहां से भी खुली है, अब यहां से भी खुली है, बट अभी उसे बंद मान लो। ठीक है, अभी केवल दो साइड से मान लो, यहां और यहां से, दो साइड से खुली है। इसको हम बोलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। क्या बोलते हैं? ओपन ऑर्गन पाइप। अब बच्चों इसमें जो होल्स होते हैं, तुमने कभी, या आप में से कभी कोई प्ले करता हो, तो जो भी इसमें से साउंड निकालते हैं, वो कभी इसको प्रेस करेंगे, कभी इसको, कभी इसको, तो उससे अलग अलग ट्यून्स निकलती। रीजन ये रहता है, जब आप
होल्स को यहां से या यहां से या यहां से बंद करते हो तो इसकी इफेक्टिव लेंथ बदलती। इफेक्टिव लेंथ बदलने से क्या होता है, अलग अलग तरह की साउंड जनरेट होती है, तो अलग अलग तरह की ट्यून्स आ पाती। ऐसी आप में से कोई भी अगर गिटार वगैरह प्ले करता हो तो उसमें अगर देखोगे तो कुछ नोब्स होती हैं, उसको घुमा के हम टेंशन एडजस्ट करते हैं। टेंशन, टेक्निकली टेंशन बोलते हैं उसे। रस्सी में जो टेंशन है उसे तुम एडजस्ट करते। ऐसी उसमें कभी उंगली यहां रखोगे, कभी यहां रखोगे, कभी यहां रखोगे, तो उंगली इधर उधर रखने से ये होता है कि इफेक्टिव लेंथ एडजस्ट होती है। तो खैर, अब पॉइंट पे आते हैं बच्चों। पीछे उज्जवल, ठीक। अब वापस आओ। दो तरह की स्टैंडिंग वेव्स हमें पढ़नी है। एक मान लो रस्सी में, रस्सी का एग्जांपल गिटार मान सकते। दूसरा ऑर्गन पाइप में, ऑर्गन पाइप का एग्जांपल बांसुरी वगैरह मान सकते। क्लियर है? अब ऑर्गन पाइप के बारे में कुछ फैक्ट्स होते हैं, वो मैं बता रहा हूं। वो फैक्ट्स क्या है? इस तरह के पाइप को कैसा पाइप बोलते हैं? बोलो बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आई बच्चों। देखो, एक जगह खुला है, एक जगह बंद है, तो इसको बोलते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप। क्या बोलते हैं? क्लोज ऑर्गन पाइप। ठीक है। मान लो जो पेन का ढक्कन होता है वो भी एक जगह खुला है, एक जगह बंद, क्लोज ऑर्गन पाइप। अब यही मान लो बच्चों, इस साइड से भी इसको अगर खोल दें, मान लो इतना हिस्सा काट के खोल दें, दोनों तरफ खुल गया, दोनों तरफ खुल गया तो उसे क्या बोलेंगे? ओपन ऑर्गन पाइप। समझ गए? जो दोनों जगह खुला है उसे क्या बोलोगे? ओपन ऑर्गन पाइप। एक जगह खुला, एक जगह बंद, उसे क्या बोलोगे? क्लोज ऑर्गन पाइप। ये चीज क्लियर है? तो अब बच्चों पॉइंट्स बना के लिखते चलो, फिर मैं बाकी चीजें लिखवाता हूं। ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप, ठीक है। इसमें बच्चों लिख लो, इधर बच्चों जल्दी लिखे हैं, आवाज नहीं करें। तो बच्चों आप चलो एक बार एक दो पॉइंट्स लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले लिख लो। पहला पॉइंट बच्चों ये है, जनरली पाइप ओपन एट बोथ एंड इज कॉल्ड ओपन ऑर्गन पाइप। तो जो दोनों जगह खुला है, जो दोनों जगह खुला है उसे ओपन ऑर्गन पाइप बोलेंगे। अब जो एक जगह खुला है, पाइप ओपन एट वन एंड एंड क्लोज एट अदर एंड इज कॉल्ड क्लोज ऑर्गन पाइप। जो एक जगह बंद है, एक जगह खुला है, एक जगह बंद एक जगह खुला, उसे बोलते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप। अब समझो बच्चों, बच्चों जैसे इसके थ्रू मैं बता रहा हूं। लास्ट, अब समझो बच्चों, इसी को ऑर्गन पाइप मान लो। ये खुला है, ये बंद है, तो जो ये ओपन एंड है, ये क्या है? ओपन है। तो पाइप में बच्चों चीजें दिखेंगी नहीं। रस्सी में नोड एंटी नोड दिख जाता, पाइप में कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि हवा थोड़ी दिखती है। तो वहां चीजें आपको माननी पड़ेगी। रस्सी में मैं बता सकता हूँ कि देखो ये ऑसिलेट नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये बीच वाला कर रहा है, यहाँ तुम्हें मानना पड़ेगा। तो वो समझो, ये खुला हिस्सा है, खुला हिस्सा। तो इस खुले हिस्से पे एयर आसानी से वाइब्रेट कर सकती, आसानी से ऑसिलेट कर सकती है। तो यहां आसानी से एयर डिस्प्लेस हो सकती है। तो इस हिस्से पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा, क्योंकि यहां एयर आसानी से डिस्प्लेस हो सकती है। तो ये चीज हमें माननी पड़ती है, क्योंकि इसको तुम्हें दिखाया नहीं जा सकता। रस्सी का तो दिखाया जा सकता है वीडियो के हिसाब से, इसमें मानना नहीं पड़ेगा। तो जो खुला हिस्सा है वहां एयर आसानी से डिस्प्लेस हो सकती है, आसानी से डिस्प्लेस हो सकती है। तो यहां डिस्प्लेसमेंट का नोड बनता, सॉरी एंटी नोड। डिस्प्लेसमेंट आसानी से हो सकता है, तो खुले हिस्से पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड।
अब ऐसे इसका बंद हिस्सा देखो, बंद हिस्सा, इस पे जो एयर चिपक गई होगी वो मूव नहीं कर पाएगी। तो जो इसका बंद हिस्सा है उस पे जो एयर चिपक गई होगी वो अब मूव नहीं कर पाएगी। मूव नहीं कर पाएगी तो नोड वाली सिचुएशन हो गई कि वो मूव नहीं कर सकता। मूव नहीं कर सकता है तो जो बंद हिस्सा होता है उस पे एयर डिस्प्लेस नहीं करेगी। डिस्प्लेस नहीं करेगी तो जैसे रस्सी में नोड था वैसी ही सिचुएशन यहां बन गई। तो खुले सिरे पे हमेशा एंटी नोड बनेगा, किसका? डिस्प्लेसमेंट का। खुले सिरे पे एयर आसानी से डिस्प्लेस हो जाएगी तो खुले सिरे पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा। और बंद सिरे पे एयर मूव नहीं कर पाएगी, चिपक के रह जाएगी। तो उस केस में वो मूव नहीं करेगी तो उसका नोड बनेगा। समझ गए बच्चों? तो यही मैंने थर्ड पॉइंट में बताया। एट ओपन एंड देयर विल बी ए डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। खुले सिरे पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा। और क्लोज एंड पे, बच्चों इसको एंड कर लेना, एट क्लोज एंड देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट नोड। इसको एंड की जगह ई एन डी एंड कर लेना। क्लोज एंड देयर विल बी ए डिस्प्लेसमेंट नोड। ठीक है। अब बच्चों ये पॉइंट मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं लिखवा रहा हूं कैसे होता है वो बाद में बताऊंगा। प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन विल बी एट फेज रेफरेंस ऑफ 90। प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का फेज होता है। क्यों होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूं। तो उसमें 90 का फेज है, 90 का फेज है, उस वजह से इसका रिवर्स यहां होता है। जहां जहां बच्चों इसका एंटी नोड था, 90 फेज की वजह से क्या होगा? प्रेशर का यहां नोड बनेगा। 90 फेज की वजह से यहां प्रेशर का नोड, और जहां डिस्प्लेसमेंट का नोड था वहां प्रेशर का एंटी नोड। तो बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैंने रिजल्ट लिखवा दी। इतना क्लियर है? अब बच्चों मैं इसे कंक्लूड कर रहा हूं। इधर देखो, इधर पहला पॉइंट, जो एक जगह बंद एक जगह खुला उसे बोल दिया क्लोज ऑर्गन पाइप। जो दोनों जगह खुला है उसे ओपन ऑर्गन पाइप। जो खुला हिस्सा होगा उस पे एयर आसानी से डिस्प्लेस हो सकती है तो डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड। जो बंद हिस्सा है वहां एयर चिपक के रह जाएगी, मूव नहीं कर पाएगी, तो वहां डिस्प्लेसमेंट का नोड। ठीक है। अब प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री के फेस पे होते हैं, उस वजह से जहां उसका एंटी नोड है वहां इसका नोड, और जहां उसका नोड है वहां इसका एंटी नोड। तो वही मैंने बताया है, एट डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड देयर विल बी ए प्रेशर नोड एंड वाइस वर्सा। ये पॉइंट्स क्लियर है? अब इसके थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स जो निकलती है उनकी क्या फ्रीक्वेंसी रहती है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ये चीज क्लियर है बच्चों? यहां तक सबने नोट कर लिया? ठीक है। अब हेडिंग बच्चों लिख लो, इसे मैं हटा रहा हूं। ओके, कर लो बच्चों। ओके बच्चों, अभी इतना कर लिया, कर लो चलो। ओके बच्चों, अभी इतना नोट कर लिया, चलें आगे। इधर हटा दो बच्चों। ठीक है। अब बच्चों हेडिंग लिख लो, डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग एंड इन पाइप। डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन इन स्प्रिंग एंड इन पाइप। ठीक है ना? उसके बाद बच्चों, पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं
फॉर स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड। तो बच्चों दोनों एंड पे फिक्स रस्सी है, दोनों एंड पे फिक्स रस्सी या ओपन पाइप है, मतलब दोनों एंड पे खुला पाइप। तो एक बार बच्चों इतना ड्रॉ कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। इसमें टेंशन टी, बच्चों ये आवाज जिसकी आ रही है वो बंद करें। टेंशन टी, म्यू बच्चों वही मास पर यूनिट लेंथ। तो बच्चों आप याद करो, रस्सी में, रस्सी में स्पीड का फॉर्मूला इधर साइन, आवाज बंद कर लो। रस्सी में स्पीड का फॉर्मूला क्या था, रूट टी बाई म्यू। अब जो बांसुरी में आवाज निकलेगी वो साउंड की वजह से मतलब एयर में जाएगी, तो एयर में स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, रूट गामा आर टी बाई एम। याद करो। तो रस्सी में वेव ट्रेवल कर रही है, तो वहां स्पीड का फॉर्मूला रूट टी बाई म्यू। यहाँ जो साउंड है वो हवा में प्रोपेगेट कर रही है, और हवा में साउंड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। तो एक चीज बच्चों दिमाग में समझो, इन दोनों के फॉर्मूले 100% सेम है, 100% सेम फॉर्मूले। उसी वजह से मैं दोनों को एक साथ डिस्कस कर रहा हूं। फर्क पड़ेगा केवल स्पीड में। रस्सी में स्पीड होगी रूट टी बाई म्यू, और उसमें स्पीड होगी रूट गामा आर टी बाई एम। एक बार इतना लिख लो। इधर, इधर। अब बच्चों देखें, इतना नोट कर लिया। अब सबसे पहली पॉसिबिलिटी, इधर तुम लोग स्टार्टिंग से मैं देखता आ रहा हूं, इधर इधर और इधर कंटिन्यूअस डिस्कशन चल रहा है, वो परमानेंट बंद हो जाए, वरना मैं परमानेंट सीट चेंज करके फर्स्ट ही रखूंगा। तुम तीनों को ही मैं बोल रहा हूं, उसको ध्यान में रख लो। अब बच्चों वापस इधर आ जाओ, इधर देखो। अब मैं डिस्कशन कर रहा हूं, याद करो जो मैंने तुम्हें वीडियो बताया था या जो मैंने तुम्हें खुद ऑसिलेट करके बताया। सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या होती है, वो बीच में ऐसे ऑसिलेट कर रहा, तो उस पहली पॉसिबिलिटी को हम नाम देते हैं, मैंने अभी भी बताया, इसको नाम हम देते हैं फंडामेंटल मोड। और इसी का एक और नाम होता है फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल मोड या फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। अब देखो इधर, अब देखो रस्सी में अगर मैं पहली पॉसिबिलिटी ड्रॉ करूंगा, तो याद करो मैंने वीडियो में भी बताया था, जब तुम कम फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करवाते हो तो ऐसा डायग्राम बनता है, ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, ये डिस्टेंस एल, ठीक है। अब देखो ये पाइप, ये पाइप। अब देखो पाइप पे ये बच्चों ओपन एंड है, ओपन एंड में बच्चों बताओ क्या बनता है, अभी अभी मैंने बताया था ओपन एंड पे डिस्प्लेसमेंट का क्या बनता है, एंटी नोड। ये भी ओपन एंड है, तो यहां भी डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड। तो उसको दिखाने के लिए ऐसे ड्रॉ करते, इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, और दो एंटी नोड के बीच में एक नोड होना जरूरी है। तो ये लेंथ एल, और ये है डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। अब प्रेशर के लिए अगर मैं ड्रॉ करूंगा,
तो प्रेशर के लिए बच्चों मैंने बताया जहां इसका एंटी नोड होगा वहां इसका नोड बनेगा, तो उसको ड्रॉ करने के लिए ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, ये डिस्टेंस एल, वो तो मैं ड्रॉ ही कर चुका हूं। ये प्रेशर के लिए। तो एक बार बच्चों इतना नोट कर लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, इधर मधुर और उज्जवल और उनके पीछे जो बैठे हैं इस साइड भी पूरी तरह से आवाज बंद कर लो, ठीक है। ओके बच्चों, इतना अभी ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब जो मैंने तुम्हें बताया था उसको याद करो। दो कंजुगेटिव नोड्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती, बोलो बच्चों? लैम्डा बाय 2। तो अब बताओ, ये नोड, ये नोड, तो ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? लैम्डा बाय 2। अब दो एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस, बोलो बच्चों, दो एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाय 2। यहां दो कंजुगेटिव नोड्स के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाय 2। तो ये भी लैम्डा बाय 2, ये भी लैम्डा बाय 2, ये भी लैम्डा बाय 2, लेंथ एल है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं लैम्डा बाय 2 एल, लैम्डा इक्वल टू 2 एल। ये चीज क्लियर है? अब फिर देखो, एस v इक्वल टू एफ लैम्डा, तो एफ इक्वल टू वी बाई लैम्डा। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिखता हूं तो v, और लैम्डा तुम्हारे पास क्या है 2l। तो बच्चों इसी फ्रीक्वेंसी को हम फंडामेंटल मोड या फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। एक बार इतना कंप्लीट कर लो, ठीक है, कर लो बच्चों। हाँ, इधर तुम दोनों एक बार क्लास के बाद आके मुझसे मिलना, एक तुम और जो तुम्हारे आगे बैठे हैं, क्या नाम है तुम्हारा? बोलो, हाँ भूल गए क्या नाम? दिव्यांश। तुम्हारा वापस बोलना। श्यामवीर। अच्छा ठीक है, तो एक बार क्लास के बाद मुझसे मिलना दोनों। इधर बच्चों इतना कर लिया, कर लो बच्चों। इधर तुम्हारा नाम शायद गौरांग है, क्या है? आवाज बंद कर लो, ठीक है। मधुर तुम एक बार खड़े हो जाओ, आ जाओ, खड़े हो जाओ वहां पे, अभी पता चल जाएगा। आ जाओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ बाहर, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, और इधर आ जाओ, इधर खड़े हो, इधर खड़े हो जाओ। अब सामने सामने, अब हंस के बताओ, जो तुम्हारी मधुर मुस्कान है सबको दिखाओ। आ जाओ इधर, ठीक है, चलो इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, उधर मत बैठो, यहाँ बैठ जाओ। खैर बच्चों इतना नोट कर लिया, कर लो फटाफट, और ये आवाज बंद कर लो पूरी तरह से, ठीक है। तो बच्चों इसे मैं एक बार हटा रहा हूं, तो याद करो जो मैंने तुम्हें डायग्राम या वीडियो दिखाया था, उसमें पहली पॉसिबिलिटी क्या थी कि वो सिंगल लूप में ऑसिलेट कर रहा। तो जब सिंगल लूप में ऑसिलेट करेगा, वो मिनिमम पॉसिबिलिटी है या मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। बच्चों ये चीज अभी क्लियर है? चले आगे, ठीक है। अब सेकंड बच्चों तुम लिख लो, सेकंड,
सेकंड जो पॉसिबिलिटी होती है उसका नाम होता है फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन। और इसी का एक और नाम होता है, वो है सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक। तो ये था, वो फंडामेंटल था या मिनिमम पॉसिबिलिटी थी। जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी हो सकती है वो ये है। अब उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर मैं डिस्कस करूं, बच्चों ये नोट कर लिया ना, इसको मैं ऊपर कर दूं, ठीक है। अब सेकंड पॉसिबिलिटी अगर मैं रस्सी में ड्रॉ करता हूं, तो तुम उस वीडियो को याद करो। पहले सिंगल लूप में ऑसिलेट कर रहा था, फिर डबल लूप में। तो ये नोड, 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 ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, ये डिस्टेंस L। अब पाइप देखो, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, ये लेंथ L, यहां पे तुम्हारा एंटी नोड। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बच्चों ये बनेगी, ये एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड। अब प्रेशर के लिए अगर मैं ड्रॉ करूंगा, लेंथ बच्चों L, तो प्रेशर के लिए देखोगे डायग्राम सेम है। तो सेम डायग्राम है रस्सी जैसा। तो इस तरह से बनेगा नोड, नोड, नोड। यहां तक बच्चों क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों देख के बताओ, दो नोड के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? बोलो बच्चों। दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाय 2। ये वाली डिस्टेंस, बोलो बच्चों, दो कंसेक्यूटिव नोड्स लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 2 मिलके कितना हो गया? 2 लैम्डा बाय 2। तो यहां तुम क्या लिखोगे? 2 लैम्डा बाय 2 L। तो लैम्डा यहां से आ गया 12 बाई 2। 12 बाई 2। ऐसे बच्चों यहां देखो, दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड, बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2। फिर दो एंटी नोड लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2। 2 लैम्डा बाई 2 L। लैम्डा ये आ गया। यहां देखोगे दो नोड लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, वही आएगा। अब फ्रीक्वेंसी अगर मैं लिखता हूं, तो V बाई लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी अगर मैं लिखूंगा, तो बच्चों इसको डिवाइड करूंगा, तो 2V/12। या तो जो सेकंड फ्रीक्वेंसी आई है बच्चों, याद करो पहली फ्रीक्वेंसी क्या थी, इससे पिछले वाले का आंसर क्या है? ये कितनी आई है? देखो, पहली फ्रीक्वेंसी V/12। ये वाली फ्रीक्वेंसी कितनी आई है? 2V/12। कोई तकलीफ? अब बताओ पहले वाले के कंपैरिजन में कितनी है? डबल। तो डबल है, इस वजह से इसको डबल या सेकंड हार्मोनिक बोलते हैं। अब वेवलेंथ देखो, पिछले वाले में अगर तुम देखोगे, तो वेवलेंथ कितनी है? 12/1। अब बताओ वेवलेंथ कितनी है? बोलो बच्चों, वेवलेंथ कितनी आई है? 12/2। तो अब रिलेट करो, फर्स्ट वाले में वेवलेंथ 12/1, सेकंड वाले में 12/2। तो अब सोचो थर्ड वाले में क्या आनी चाहिए? समझो, फर्स्ट वाले में 12/1, सेकंड वाले में 12/2, तो थर्ड वाले में क्या आनी चाहिए? 12/3। ठीक है। फोर्थ वाले में 12/4, फाइव वाले में 12/5, एन वाले में 12/n। तो ऐसे ही देखो, पहले इसमें दो लूप बन रहे थे, तो अगला जब हम बनाएंगे तो तीन लूप बनाएंगे। तो λ/2, 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 3 λ/2 L। तो लैम्डा यहां से 12/3। ऐसे यहां दो लूप बन रहे हैं, उसमें तीन लूप बनाओगे, वही आएगा। समझ पाए बच्चों? हैंड राइज करें जो पूछ रहे हो। अच्छा ठीक है। तो अब थर्ड देखो, थर्ड
थर्ड का नाम होता है सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, और इसी का एक और नाम होता है थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। अब बच्चों इसमें मैं केवल रस्सी का डायग्राम बना रहा हूं, बाकी डायग्राम का मतलब नहीं है। ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये नोड, लेंथ बच्चों एल, बाकियों के बच्चों डायग्राम तुम खुद बना लोगे, वो मैं नहीं बना रहा हूं। अब समझो, इसमें लिखोगे तो 3 लैम्डा/2 एल, लैम्डा आ गया 2l/3। फ्रीक्वेंसी अगर मैं लिखता हूं v/लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी 3v/2l। इतना कंप्लीट कर लो। ये चीज क्लियर है बच्चों? तो फर्स्ट वाले में बच्चों फ्रीक्वेंसी v/2l, सेकेंड वाले में 2v/2l, थर्ड वाले में 3v/2l। तो अब nth वाला अगर मैं लिखता हूं, nth वाला बच्चों बताओ क्या होना चाहिए? nth वाला क्या होना चाहिए? nv/2l। ऐसे देखो, फर्स्ट वाले का नाम फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड वाले का नाम सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड वाले का थर्ड हार्मोनिक। बताओ nth वाले का नाम क्या होगा? nth हार्मोनिक। फर्स्ट वाले का फर्स्ट, सेकंड वाले का सेकंड, तो nth वाले का n हार्मोनिक। अब यहां बच्चों कंफ्यूजन होगा, वो समझना। थर्ड हार्मोनिक ओवरटोन कौन सा है? सेकंड। तो फिफ्थ हार्मोनिक कौन सा ओवरटोन होगा? फोर्थ। एट्थ वाला सेवंथ, nth वाला n-1। समझ पाए? तो इतना बच्चों कर लो, फिर हम वापस डिस्कस करते हैं। ये थर्ड। अब मैं सीधा nth लिख रहा हूं, nth। तो nth में मैं ऐसे लिख रहा हूं n-1 ओवरटोन, n-1 ओवरटोन, इसको हम बोलेंगे nth हार्मोनिक। ठीक है? अब बच्चों में सीधा रिजल्ट लिख रहा हूं, वेवलेंथ अगर लिखूंगा तो 12/n, फ्रीक्वेंसी अगर लिखूंगा तो nv/2l। तो वेवलेंथ बच्चों 12/l, फ्रीक्वेंसी ये। एक बार बच्चों इतना कंप्लीट कर लो, फिर हम चीजें डिस्कस करते हैं। बाकी जिसका हो जाए वो एक आध क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। जैसे बच्चों DPP3 क्वेश्चन 21, जिसका हो जाए एक बार ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो बच्चों एक बार इतना नोट कर लो, फिर मैं वापस चीजें डिस्कस करता हूं। और जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसे एक बार अटेम्प्ट कर लो। बच्चों इधर देखें, इधर बच्चों ये नोट कर लिया। अब बच्चों समझना, बच्चों जो मैंने याद रखा है वो मैं बता रहा हूं, उसे समझो। आगे भी बच्चों हम वही फॉर्मेट यूज करेंगे।
जैसे तुम फंडामेंटल वाला याद रख लो। बच्चों ये बताओ, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कितनी आई है? बोलो बच्चों, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कितनी आई थी? V/2L। बच्चों इतना नोट कर लिया ना? ठीक है। अब बस दिमाग में ये रखो कि फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी V/2L है। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी V/2L, केवल ये दिमाग में रखो, बाकी बहुत आसानी से हो जाएगा। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी V/2L या 1V/2L। अब सब सीक्वेंस में है, तो V/2L, 2V/2L, 3V/2L, 4V/2L, 5V/2L, ऐसे चलता चलेगा। अब बच्चों अगर मैं पूछता हूं फोर्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी बताओ, इधर आओ बच्चों, फोर्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी बोलो। 4V/2L। मैं पूछता हूं सेवंथ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी बताओ, 7V/2L। नाइन्थ हार्मोनिक की बताओ, 9V/2L। समझ गए? अब नाइन्थ की 9V/2L फ्रीक्वेंसी होती है V/λ। कंपेयर करो, अगर वो वेवलेंथ पूछता है तो 12/9, ये वेवलेंथ आ गई। ये चीज समझे? अब एक चीज और याद रखनी है, इससे एक कम ओवरटोन होता है। जैसे ये फिफ्थ हार्मोनिक है, तो बताओ ये कौन सा ओवरटोन है? फोर्थ। ये कौन सा ओवरटोन है? सेकंड। ये क्लियर है? अब जो मैंने क्वेश्चन दिया है उससे अटेम्प्ट करो। 21, 1 centimeter long string vibrate with fundamental frequency of 256 hertz। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L, स्पीड बच्चों T/μ, ये हो गई। इफ लेंथ रिड्यूस टू 1/4 कीपिंग टेंशन अनअल्टेड, न्यू फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों देखो, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, रस्सी में स्पीड क्या होगी ये। अब तुम बताओ लेंथ को आधी करोगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1/3 करोगे तो ट्रिपल, 1/4 करोगे तो 4 टाइम्स। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पहले 256 थी, अब 4 टाइम्स होके 10 कितनी आ जाएगी? 24। ये चीज बच्चों क्लियर है? अभी इसमें कोई तकलीफ? ठीक है। अब बच्चों वापस देखना, नेक्स्ट डीपीपी में तुम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट डीपीपी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों इस पे लगा देता हूं। बच्चों ये क्वेश्चन है, ए स्टील वायर ऑफ मास, ये लेंथ ये फिक्स एट बोथ एंड, टेंशन ये है, वेवलेंथ ऑफ फोर्थ हार्मोनिक, वेवलेंथ ऑफ फोर्थ हार्मोनिक। तो बच्चों याद करो पहले की वेवलेंथ क्या थी? 12/1। दूसरे की 12/2। तीसरे की 12/3। फोर्थ की क्या थी? 12/4। तुम्हें कौन सी चाहिए? फोर्थ। तो 12/4 टू लेंथ कितनी है? बाई 4, कितना आ गया? तो बच्चों जो टेंशन मास वगैरह है वो सब कंफ्यूज करने के लिए उसका कहीं कोई रोल नहीं। आंसर तुम्हारे पास कितना आ गया? 40। कोई तकलीफ बच्चों? ठीक है, वापस देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, बस ये लास्ट और कर लो और कुछ नहीं। सेकंड, बस ये एक और कर लो, बस एक और कर लो। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इंक्रीज टू बी फैक्टर ऑफ 2। बच्चों बहुत आसान है, बताओ क्या होना चाहिए? बच्चों फ्रीक्वेंसी V/2L, 1/2L √T/μ। बताओ, इसे डबल करना है, डबल करना है, बताओ टेंशन कितना करोगे? 4 टाइम्स। इसको डबल करना है तो टेंशन कितना करोगे? 4 टाइम्स। ठीक है बच्चों, इसमें चाहो तो अप टू 13, सॉरी 10 तक तुम कर सकते हो, अप टू 10 तक तुम कर सकते हो इस डीपीपी में। तो अटेम्प्ट कर लेना, हालांकि कुछ हम एज ए प्रैक्टिस कर लेंगे,
बाकी फिर देखते हैं। तो इतना एक बार कर लेना। हाँ, इधर तुम दोनों अब एक बार मिलना। चेक। दिव्यांश और कोई सूरवीर थे, समझ में नहीं आया।